ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निकेस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी भी ग्रहों की स्थिति पर गोचरीय वीडियोस में बनाता रहता हूं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि बहुत ही विशेष टॉपिक पर है वीडियो, और वो टॉपिक है जुलाई से दिसंबर 2026 इस कालखंड में बनने वाले 13 महायोगों के बारे में। मासिक राशिफल हो, साप्ताहिक हो, मेरे चैनल पर आते ही रहते हैं। बाकी बड़े ग्रहों के गोचर हो, त्रिमासिक राशिफल हो, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन पिछले साल से जो मैंने यह राशिफल स्टार्ट किया था, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे ग्रहों का गोचर ना लेते हुए, कोई पर्टिकुलर एरिया पे ना जाते हुए, या केवल चंद्रमा को आधार ना मानते हुए, आने वाले 6 महीने में कौन से विशेष 13 योग बन रहे हैं उसकी चर्चा करूंगा। देखते ही देखते आधा साल निकल गया और आधा साल श्रेष्ठ है, शेष है। तो यहाँ पे इन 6 महीनों में क्या क्या बड़े योग बन रहे हैं, उनका जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। इन योगों या इस वीडियो को बनाने का औचित्य, हाँ, एक तरफ भविष्यवाणी भी है, पर उसके साथ ही उन योगों का कैसे फायदा उठाया जाए और कैसे उनके दुष्प्रभावों से बचा जाए, उसकी भी एक विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहां से सूट ज्यादा करता है वहां से देखिए। मेरा मत मैं हमेशा बताता चला हूं, भारतीय ज्योतिष लग्न आधारित है। यदि आपको अपना लग्न यानी कि अपना टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म है, पूरा डिटेल कंफर्म है, तो मेरे हिसाब से लग्न को पहले अपने ज्ञात कीजिए, देखिए कुंडली में, नहीं तो फिर चंद्र राशि से देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से, कई बार लोग पूछते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न वास्तविकता के सबसे निकटतम चीज है, वहां से देखेंगे तो अच्छा है। चलते हैं पहले योग की तरफ, जो कि है शिवराज योग, जो कि है सूर्य और गुरु की युति। ये होगा 16 जुलाई से 17 अगस्त। सूर्य की युति बृहस्पति के साथ साल में मूलतः एक बार तो हो ही जाती है, कभी कभी 2 बार भी होती है, गिवन दैट की बृहस्पति और सूर्य, या बृहस्पति का गोचर अभी अभी हुआ है और सूर्य उनके आसपास ही है, बल्कि पिछली राशि में होंगे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन मूलतः तो 1 साल में एक बार इनकी युति होती है। देखिए, सूर्य जहां कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, बृहस्पति नवम, तो ये दोनों मूलतः लक्ष्मी स्थान के स्वामी हुए कालपुरुष की कुंडली में, और दोनों ही भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य जहां अभिमान है, अथॉरिटी है, बृहस्पति ज्ञान है लेकिन ईगो भी है। लेकिन देखिए, ईगो भी उसी व्यक्ति के अंदर होता है जिसके अंदर कुछ खास होता है। हाँ, कुछ लोग एक अलग सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, जिनके अंदर कुछ खास होता नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन ये भी सत्यता है कि अगर व्यक्ति के पास कुछ विशेष है और वो बहुत मॉरली करेक्ट नहीं है, तो उनके अंदर अपनी ज्ञान को लेकर, अपने विषयों को लेकर थोड़ा ईगो आ ही जाता है। तो ये दोनों ग्रह जो है, ये ईगो के ग्रह भी है, क्योंकि सूर्य के पास अथॉरिटी का ईगो, बृहस्पति के पास ज्ञान का ईगो। लेकिन आज के टाइम में इन दोनों की युति बहुत अच्छी है। आपको यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति कुंडली में बृहस्पति सूर्य साथ में दिखते हैं और अच्छे स्थान में है, लग्न में है, पंचम में है, 10वें में है, 11वें में है, तीसरे में है, नवम में है, ऐसे लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, क्योंकि पहला, वो अपने एरिया में बहुत पारंगत होते हैं। दूसरा,
उनको अपने ऊपर बहुत अपने अपने खुद के जो उनका अपना एरिया है उसमें वो बहुत इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, इसलिए दे गेट अथॉरिटी। सूर्य तो एक ऐसा ग्रह ही, अगर आपके लग्न में सूर्य है तो उस व्यक्ति को अथॉरिटी मिल ही जाती है। आप कई बार देखेंगे कि कोई व्यक्ति है वो किसी के घर गया और लोग आसपास मंडराने लग जाते हैं, देखने जाते हैं कि भाई इनकी आओ भगत करो, और कुछ लोग होते हैं किसी के घर जाते हैं कोई पूछता भी नहीं। ये सूर्य का प्रभाव होता है। अब 12वें घर में सूर्य, मैंने क्या कहा था, काल पुरुष की कुंडली में लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो विदेश से पैसा आने का बहुत योग बनता है। और एक अच्छा योग जब 12वें घर में हो रहा है, कोई आपका वीजा संबंधित कार्य अटक रहा था, अब सूर्य तो लग्नेश ही है, तो अगर आपका कोई वीजा का कार्य अटक रहा था, अब बृहस्पति पंचमेश है, अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेश जाना चाहते थे, या फिर अदरवाइज ये मंदिरों के कारक हैं, ये धार्मिक स्थलों के कारक हैं, ये धर्म के कारक हैं, इनका 12वें घर में आना, यानी कि हो सकता है इस कालखंड में आप किसी धार्मिक बड़ी जगह पर भी जाने का आपको अवसर मिले। इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव छठे घर पर बताता है कि आपके लीगल कार्यों को कॉम्प्रोमाइज करने का बहुत श्रेष्ठ मौका यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी ही चीजें अपितु बहुत श्रेष्ठ दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं। इनका जितना आप लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में उतना कम होगा। हाँ, ये भी आपको मान के चलना है, ये भी आपको समझ के चलना है कि जब 12वें घर में बृहस्पति और सूर्य आ रहे हैं तो एक प्रकार से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। कई चीजों पे, धार्मिक स्थलों के दर्शन हो, चैरिटी हो, मैं कई बार बताता हूं सिंह वाले बहुत डोनेशन करते हैं। कुछ लग्न है जो कुंभ हो गया, सिंह हो गया, वृषभ, वृषभ वाले तो बताते नहीं, उनकी आदत होती है, सिंह वाले भी बहुत अच्छा डोनेशन आदि करते हैं। तो हो सकता है आपका मन हो कहीं पे डोनेशन करने का, तो उसका योग भी यहां पर बन जाता है। बृहस्पति आपके अष्टमेश भी है और उनका विपरीत राजयोग से युक्त होना और लग्नेश का उनको ज्वाइन करना, यानी कि कोई बहुत बड़ी विपदा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी उससे भी निकलने का मौका मिलेगा। और 12वें घर में गुरु बृहस्पति, कोई मेडिकल इश्यू चल रहा था जिसका निवारण नहीं प्राप्त हो रहा था, वो भी यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो ये योग बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, इसका जितना उपयोग कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अवश्य इसका लाभ उठाइएगा, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 12वें घर में एक शुभ ग्रह का, शुभ योग का बनना, यानी कि अगर आप अपने जीवन में किसी उधेड़ बुन में थे, कुछ फंस गया था, कोई कार्य एक लूप में फंस गए थे, कई बार होता है हम एक लूप में फंस जाते हैं, वही कार्य हम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं इससे निकलनी है लूप से, लेकिन वो चक्र भी उसका जीवन में बंध जाता है, उससे निकलने का यहाँ पे अवश्य मौका मिलेगा। तो ये योग बहुत अच्छा है, इसका अवश्य आपको लाभ उठाना है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 27 जुलाई से 31 अक्टूबर, वक्री शनि और अतिचारी गुरु से नवपंचम योग। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, और जब भी शनि वक्री होते हैं तो काल बदलता है, काल में बड़े बदलाव आते हैं क्योंकि काल के कारक हैं। हाँ, मंदता देखिए एक बहुत विशेष प्रभाव होता है वक्री शनि का। जब शनि वक्री होंगे मंदता आएगी, नो डाउट, क्योंकि मंदता के कारक है। अब कभी कभी होता है कि हमारा जीवन इतना फंस जाता है कहीं पर, हमारा जीवन इतना रोबोटिक सा हो जाता है, मैकेनिकल सा हो जाता है कि हमें ना टाइम नहीं मिलता एक ब्रेक का। तो कभी कभी शनि ना वो ब्रेक लगाते हैं जीवन में कि भैया थम जाओ, रुक जाओ, देख लो कहां भाग रहे हो। वो बदलाव यहां पे शनि लाने वाले हैं वक्र होकर। और आपका अष्टम भाव एक अतिचारी ग्रह से दृष्ट है और एक वक्री ग्रह से प्रभावित है। क्या हुआ, ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस। दैट इज वाई ये जो समय है आपका, ये एक ऐसा समय रहेगा जहां पर, और अष्टम भाव यकीन मानिए सिंह वालों के लिए अपने जीवन को बदलने का मौका आपको प्राप्त होगा। जिस भी एरिया में आप बहुत टाइम से हाथ पांव मार रहे थे, लव लाइफ स्टार्ट करनी है, मैरिड लाइफ को ठीक करना है, विवाह से संबंधित चीजों को आगे बढ़ाना है, मंगल्य भाव 10वें से 11वां, जॉब नहीं मिल रही थी, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में चेंजेस लाने, सप्तम से दूसरा, तो ये 8वां भाव वक्र प्रभाव में और अतिचारी प्रभाव में अचानक विल गिव यू लॉट्स ऑफ ऑप्शन। प्रॉब्लम विल नॉट बी द ऑप्शन, प्रॉब्लम विल बी चूजिंग द राइट वन।
तो यहाँ पे बहुत आराम से अपने ऑप्शंस को चुनिएगा। ये योग बहुत विशेष है, ये टॉपिक बहुत विशेष है, इस पर मैं अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। लेकिन ये नवपंचम योग अवश्य जीवन की व्यवस्था, अवस्था और परिस्थिति बदल कर जाएगा इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। हाँ, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है उसको नजरअंदाज अब नहीं करना, अब उस पर विचार विमर्श चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात कर कर। इस संसार में डॉक्टर एक ईश्वर से कम नहीं है, ठीक है। जैसे हर एक लाइन है उसमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, वैसे हर लाइन में है, ठीक है। आजकल बहुत कमर्शलाइजेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसको बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हैं, अब वो टाइम नहीं है अवॉइड करने का। जो भी आपको लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार अपने चिकित्सक से बात करें, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु मंगल नवपंचम योग। मंगल का गोचर होगा 2 अगस्त को, मिथुन में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि, उन पर दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो यहां से तो संबंध बन ही रहा है, लेकिन ये नवपंचम योग भी है। राहु मंगल इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग टू इंप्लीमेंट द थिंग्स, टू एग्रीवेट द थिंग्स, टू गिव अ इंटेंसिटी। किसी भी चीज, जो भी चीज रुकी हुई है, अगर उसको गति प्रदान करनी है तो राहु और मंगल बहुत, अगर इनका कॉम्बिनेशन मिल जाए, अकेले भी मंगल विद ब्रूटल फोर्स, विद कॉन्फिडेंस, राहु बुद्धिमता, राहु को हर जगह बुद्धिमान ग्रह कहा गया है। जो लोग आपको केवल शॉर्ट्स के दम पर राहु को डिल्यूजनल कह के आपके दिमाग में डाला हुआ है ना, बहुत गलत। और कई लोग आजकल ज्योतिष शॉर्ट्स से सीख रहे हैं, ये जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आती है, आप सीखकर उल्टा सीधा ही बताएंगे लोगों को। शास्त्रों को पढ़े, राहु को कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि डिल्यूजन, इट कैन क्रिएट डिल्यूजन इन सम सर्कमस्टांसेस। चंद्रमा के साथ है, वक्री ग्रह के साथ है, बुद्ध के साथ है, पर केवल राहु को बोल दिया डिल्यूजनल। सबसे बुद्धिमान ग्रह है आज के टाइम में। तो ये राहु मंगल का प्रभाव 11वें घर पर बाय हुक या बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मंगल नवमेश होने के साथ योग कारक है, यकीन मानिए भौतिक सुख से संपन्न कर देंगे। चौथे घर के स्वामी है मंगल, राहु से दृष्ट है 11वां घर प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत महत्वपूर्ण योग यहां पर बन रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, एसेट्स की वृद्धि होगी, जॉब में वृद्धि होगी, बिजनेस में नई चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव है, स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत पैसा आ सकता है। तो ये योग बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, राहु मंगल 11वां भाव। कभी कभी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि व्यक्ति को समझ नहीं आता कि रुकना कहां पे है, और जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि ठहराव कहां पे लाना है, उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा संघर्ष में हो ही जाता है। अब एक रेलगाड़ी है या कोई भी यातायात का साधन ले लीजिए, अगर उसमें ब्रेक्स ही ना हो, कितनी भी स्पीड से भगा लीजिए, प्रॉब्लम तो होगी, एक्सीडेंट तो होगा। इसी प्रकार से जीवन भी है। भागना सबको अच्छा लगता है, सबको बहुत तेज रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन जब कभी कभी पता ही नहीं होता कि रुकना कहां पर है, तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्राप्त करने की इच्छा है वो कहां पे आपको उसको समेटना है, कहां पे आपको उसको रोकना है। नवमेश पर राहु का दृष्टि है, यानी कि भाग्य बहुत बढ़ेगा। मंगल योग कारक, ये वो समय है जब कई प्रॉब्लम्स के निवारण अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय है, बस ध्यान क्या रखना है, राहु मंगल नवपंचम सप्तम 11वां, आपसे लोग जलेंगे बहुत। तो किसी को बहुत दिखावा मत कीजिएगा। इस टाइम पे कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, कोई गाड़ी ले रहे हैं, ढिंडोरा मत पीटिएगा। कोई घर लेने जा रहे हैं, पहले सबको मत बता दीजिएगा कि भैया ले रहे हैं वहां पे 400 गज का घर, हो जाए सब कुछ, रजिस्ट्री हो जाए, नाम हो जाए आपके, फिर बताइएगा। कई बार होता है आपने ढिंडोरा पीट दिया और काम अटक गया, फिर वही जो आप अपनी खुशी से बता, अच्छा क्या हुआ तुम्हारे प्लॉट का, तुम तो वहां पे ले रहे थे ना, कि रिश्तेदार ही करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आई थिंक ज्यादा खतरनाक लोग रिश्तेदारी होते हैं, अपनों से ही ज्यादा डर होता है आज के जीवन में। दूसरे तो फिर भी कभी कभी आपकी खुशी से खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने जो आसपास के लोग होते हैं, और हम जीवन पर्यंत उन्हीं को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। खैर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन समय ये बहुत अच्छा है, समय बहुत श्रेष्ठ है आपका।
चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है सूर्य का राहु केतु एक्सिस में आना। सूर्य साल में 2 बार राहु केतु एक्सिस में आते हैं, एक बार केतु के साथ बैठते हैं, एक बार राहु के साथ बैठते हैं। अगर आप यकीन माने और अपने जीवन को देखें, साल में करीबन 2 बार आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वो सूर्य के कारण ही होता है। आप में से कई लोग कई बार कंसल्टेशन में बोलते हैं ना कि हर बार सितंबर में मेरे साथ ये बुरा होता है, हर बार एक मेरे क्लाइंट है तो कहते हैं हर बार मेरा अक्टूबर में एक्सीडेंट होता है। कितने सालों से निरंतर कुछ ना कुछ उनको लगती रहती है। लग्न उनका है आई थिंक तुला, तो सूर्य उनके लग्न में गोचर करते हैं अक्टूबर में। जो भी चीज निरंतरता से आपके साथ हो रही है ना एक ही महीने में, वो केवल और केवल सूर्य के प्रभाव के कारण होगी। बल्कि हर साल एक ही महीने में आपके पास पैसा आता है बहुत सारा, हर साल एक ही महीने में आप रोगी बन जाते हैं, तो उसके पीछे सूर्य का ही गोचर होगा, क्योंकि और कोई भी ग्रह निरंतरता लिए नहीं है। तो यहां पे सूर्य का लग्न में आना या राहु केतु के बीच में बैठना, वो साल में 2 बार पर्सपेक्टिव चेंज करता है। अब आपका तो सूर्य लग्न में ही आ रहा है, लग्नेश भी है। ऑन द पॉजिटिव साइड केतु मोक्ष के कारक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम सीधा नहीं हिंदी की समझ ना संस्कृत की समझ, मोक्ष का मतलब केवल उसी से लगा लिया कि हाँ जो परमात्मा, नहीं, केतु छुड़वाते हैं। केतु को ये बोलना कि वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे बिल्कुल गलत है। केतु अध्यात्म का रास्ता दिखाएंगे, पर केतु अधूरा ज्ञान है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है। बृहत ज्ञान के बिना आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। ये कई लोगों को बात समझ नहीं आएगी, लेकिन बिना राहु के और बिना बृहस्पति के मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। केतु तो सीढ़ी है, लेकिन जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो छुड़वाना, तो केतु का जब लग्न में आना हुआ लग्नेश का, तो आपसे ना कई लोग छूट जाएंगे। दोस्तों की लड़ाई हो सकती है, रिश्तेदारों की लड़ाई हो सकती है, मे भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो जाए। पर ये वो टाइम होता है जो लोग छूटते हैं वो अच्छे के लिए छूटते हैं। तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, त्याग से त्यागी बनिए और त्यागी बनकर जीवन के श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये टाइम है जहां पर आपको अपनी एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतों को, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जो मैंने दृष्टिकोण की बात करी, क्योंकि लग्नेश आ रहे हैं तो दृष्टिकोण सबसे ज्यादा सिंह वालों का ही बदलेगा। हाँ, ऑन द नेगेटिव साइड लग्नेश केतु के साथ है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इन्फेक्शंस, डेंटल प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, सूक्ष्म रोग इत्यादि तंग कर सकते हैं। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु शुक्र नवपंचम योग। सबसे श्रेष्ठ योगों में से एक है। राहु शुक्र की युति हो, राहु शुक्र नवपंचम में हो, त्रिकोण में हो, बहुत अच्छी स्थिति। किसी कुंडली में भी देख लीजिए ना, राहु शुक्र साथ में है, राहु शुक्र नवपंचम में है, भले ही वो गरीब परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ होगा, अपने बुद्धिमता से, अपने कौटिल्य से, अपने अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से वो व्यक्ति ने पैसा कमाया होगा। अब ये राहु शुक्र का जो नवपंचम योग है, राहु की दृष्टि है शुक्र पर। अब शुक्र क्या है? दशमेश है और त्रियेश है, दोनों उपचय भावों के स्वामी। रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ेगी, बहुत तेज गति से आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। 10वें घर के स्वामी पर राहु का प्रभाव जो सप्तम में है, जो पूर्णता नहीं आ रही थी जीवन में, वो पूर्णता आएगी। बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तेज गति से धन की प्राप्ति होगी। यात्राओं के योग बन रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव है, वहां पे तीसरे भाव के स्वामी आए हैं। लेकिन राहु का प्रभाव विदेश यात्रा भी दिखाता है, तो आप में से कई लोगों की विदेश यात्रा भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2 ऐसे ग्रह जो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सम्यक है, यानी कि बहुत श्रेष्ठ है, राहु और शुक्र। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा यहां पर पूरी होगी। अब ये सप्तम भाव आ गया, तीसरा घर आ गया। तीसरा घर यानी कि पहला रिलेशनशिप, जो पहला प्यार होता है ना किसी के प्रति, जब हमें पता ही नहीं होता कि प्यार की परिभाषा क्या है, पता ही नहीं होता कि प्रेम होता क्या है, लेकिन कुछ प्रेम जैसा लगता है। अब कभी कभी कुछ लोगों को बहुत लेट भी मिलता है जीवन में। कुछ योग होते हैं पंचम में शनि, नवम में शनि,
तीसरे में भी शनि वक्री स्पेशली, ऐसे लोगों को प्रेम बहुत लेट होता है जीवन में। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं, उनका पहला प्रेम प्रसंग एट 39-40, एक तो महिला है 43 की एक उम्र में, उनको वो कह रही थी मुझसे उससे पहले कभी प्रेम का कुछ लगा ही नहीं, एंड टुडे शी इज हैप्पीली मैरिड। जहां तक आते आते आजकल लोगों के 2-3 डाइवोर्स हो जाते हैं 43 में, तो उनका पहला प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ। तो देखिए, ग्रहों को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। अब देखिए, कुंडलियां जो देखने में इंटरेस्ट है, कितना कुछ दिख जाता है कि हाँ ग्रहों का प्रभाव कैसा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का पहला एक इन्फैचुएशन जो होता है ना कि हाँ लाइकिंगनेस टुवर्ड्स समवन, वो बढ़ेगी। और सप्तम का प्रभाव है, तो कुछ लोगों के विवाह संबंधित चीजें भी आगे बढ़ेंगी। एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर, बहुत आकर्षण रहेगा। ये वो टाइम है जब आप अपने बलबूते, अपने स्किल्स के बलबूते बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इस टाइम का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। कोशिश करिएगा कि एक ऐसा समय है जहां पर आप खाली ना बैठे, आपको समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि टाइम है जहां पर तेज गति से बहुत कुछ प्राप्त होगा। इवन जॉब चेंज करना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु मंगल नीच भंग। गुरु तो उच्च के हैं, लेकिन मंगल नीच के हो जाएंगे, और ये नीच भंग 31 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद गुरु आगे चले जाएंगे। ये नीच भंग 12 सालों में एक बार बनेगा। मंगल तो हर 1.5 से 2 साल में एक बार नीच के हो जाते हैं, और उनका नीच भंग तो चंद्रमा से होगा ही, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है। तो गोचर में जब वो नीच के होंगे तो एक बार चंद्रमा यहां पे भी आएंगे साथ में उनके, एक बार उनसे सप्तम में भी आएंगे, जो प्रॉपर नीच भंग होता है मेरे हिसाब से। परिभाषाएं तो बहुत है नीच भंग की, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से अगर साथ में बैठे हो या सप्तम से दृष्टि हो या दृष्टि हो तो ही नीच भंग होता है। अब 12वें घर में नीच भंग, जिसमें एक है आपके योग कारक और एक है बृहस्पति जो उच्च के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये वो टाइम है जब जीवन की रूपरेखा बदलने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो विदेश में रहते हैं, जो लोग ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं। आप विदेश में पीआर वगैरह अपना अप्लाई करना चाहते थे, आपको बहुत टाइम हो गया, आपका वीजा नहीं बढ़ रहा विदेश में, आपको पीआर के लिए पेपर डालने हैं। चौथे घर के स्वामी लग्न में, 12वें घर में है, सॉरी लग्न में नहीं, तो विदेश में प्रॉपर्टी लेनी है। कई लोगों का ये दुविधा होती है कि प्रॉपर्टी कहाँ ले, इंडिया ले विदेश ले, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। और नवम के स्वामी मंगल आपके 12वें घर में है, तो ये विदेश में संपन्नता दिखाता है। अकेले होते तो नीच के होते मैं नहीं कहता, लेकिन नीच भंग, जो लोग विदेश में है ना ऑलरेडी, उनके लिए एक बहुत स्वर्णिम काल यहाँ पे स्टार्ट होगा। बहुत कई मौके जो हाथ से निकल रहे थे वो वापस आएंगे, धार्मिक स्थलों के दर्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो। बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, क्योंकि गुरु अष्टमेश है, तो ये पैतृक संपत्ति में भी आ जाता है। भाई आपकी कोई पैतृक संपत्ति पड़ी है, आप रहते हैं दिल्ली में, आपकी पैतृक संपत्ति है कहीं, लेट्स से आप हैं कहीं किसी भी जगह से, कह लीजिए यूपी में किसी गांव से हैं, या बिहार में किसी गांव से, उत्तराखंड हिमाचल में, और आप वहां पे जा नहीं पाते। तो अब कभी कभी होता है व्यक्ति सोचता है कि भाई वहां से बेचकर अपनी ही जगह पर जहां पे रहते हैं वहीं पे ले ले, जो कि ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी अपनी, ये मेरी राय है, अपनी पैतृक संपत्ति पूरी मत बेचिएगा, क्योंकि इससे जो हमारे ग्राम देवता होते हैं वो रुष्ट होते हैं। अलग अलग प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ऐसे ही ग्राम के देवी देवता भी होते हैं, अलग होते हैं वो। कुल देवता अलग होते हैं, ग्राम देवता अलग होते हैं। आप कभी पूजा पाठ अगली बार कराइएगा तो ब्राह्मण देवता आते हैं तो उनके मुख से सुनिएगा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वो जब पहले स्वस्ति वाचन करते हैं उसके बाद ये मंत्र पढ़ते हैं। तो ग्राम देवताभ्यो नमः, जो आपका कुल गांव है उसमें कुछ ना कुछ जमीन हमेशा छोड़ के रखिए, भले ही आप बेच दे सारी, 10%, 12-20% बचा के रखें। वरना कई लोगों को मैं
जानता हूं, देखा है मैंने, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। यकीन मानिए, जो लोग लाखों करोड़ों में खेलते थे, करोड़ों में खेलते थे, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके पास आज कुछ नहीं है। कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ये वो रूट है जहां से आप कनेक्टेड हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप कैलिफोर्निया में बैठे हो, आप ज्यूरिक में बैठे हो, आप न्यू जर्सी में बैठे हो, आप ऑकलैंड में बैठे हो, आप सिडनी में बैठे हो, आप आयरलैंड में बैठे हो, पर आपका रूट क्या है, वो जगह ही। तो इसलिए कभी भी मैं सबको बोलता हूं, अपने कुल देवी देवता का ज्ञात करिए, जानिए कि कौन है, आपकी रूट कहां है। कल को आपके बच्चे पूछेंगे कहां से आए हैं, क्या पता चलेगा आपको। खैर, तो ये अच्छा, ये टाइम भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इन जगहों पर दर्शन करना चाहते हैं, कुल देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, मैं तो सबको कहता हूं कि अवश्य साल में एक बार अपने, अगर आप नहीं रहते आसपास कुल देवी देवता के, तो अवश्य साल में एक बार दर्शन करने चाहिए। तो ये इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा खर्चा यहाँ पे अवश्य आपका बढ़ सकता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। अब चलते हैं 7वें योग की तरफ। ये थोड़ा सा कष्टकारी समय स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यही शुक्र जिनकी मैंने भी गाथा गाई थी कि राहु शुक्र, ये शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब देखिए, तीसरे घर में वक्री ग्रह कोई बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन राहु का जहां पे संबंध वक्री ग्रह से आ गया ना, तो ये मान लीजिए कि अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मैंने शुरू में क्या कहा था, राहु बुद्धिमान है, लेकिन वक्र ग्रह के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। अब 10वें घर के स्वामी वक्र अवस्था में राहु से दृष्ट, कार्य क्षेत्र में गलतियों पे गलतियां, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कलीग से प्रॉब्लम, बुद्ध के साथ भी बैठे हैं। तीसरे घर के स्वामी है भाई बहनों से तकरार, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कलीग से बहुत लड़ाई झगड़े, दोस्तों से बहुत लड़ाई झगड़े, गलतियों पे गलतियां होंगी आपसे। यहां से थोड़ा, क्योंकि अगला भी जो योग है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अब तीसरे घर में अगर राहु का प्रभाव नहीं होता, फिर मैं कहता उतना बुरा नहीं है, लेकिन वक्री ग्रह प्लस राहु, अच्छा अकेले राहु बहुत अच्छे, अकेले वक्री ग्रह बहुत अच्छे, लेकिन ज्योतिष इज कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ प्लैनेट्स। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, एक तरफ मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ के बहुत हैरान हो जाता हूं। एक तरह का बताइए, या तो अच्छा बताइए या बुरा बताइए। अरे भाई, जो दिखेगा वही तो बताऊंगा। ज्योतिष ऐसे तो ना होती, अगर आपको ऐसे सुनना है कि भाई जैसे आप केवल अच्छा अच्छा सुनना है, तो अपने मन मर्जी के चैनल्स पे सुनिए। मैं तो हमेशा से ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बताता है। तो ज्योतिष ऐसा नहीं होता, बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो नेगेटिव चीजें होती है ना, एक व्यक्ति को अगर राशिफल का फायदा उठाना है, जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनसे बचिए। पॉजिटिव तो आपके साथ होंगी नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है आपकी दशा अंतरशा अच्छी है कि नहीं। नेगेटिव जो ग्रहों के गोचर स्थिति का प्रभाव है वो ज्यादा होता है, यकीन मानिए, ये सत्यता है। तो इसलिए नेगेटिव चीजों से ज्यादा बचना चाहिए। तो यहां पे क्या है नेगेटिव, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, दोस्तों, भाई बहनों, परिवार में, बॉसेस से प्रॉब्लम। ये वक्री शुक्र नवम को देखेंगे, तो यहां से जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा कष्टकारी टाइम स्टार्ट होगा। कार्य क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपके एनिमीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हिडन एनिमीज। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है सूर्य मंगल दृष्टि राहु दृष्टि योग, वक्री शुक्र बुध। बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, अब सूर्य का गोचर हो जाएगा 17 अक्टूबर को नीच के अवस्था के तीसरे घर के। देखिए, यहां पे अगर राहु का प्रभाव नहीं होता, नीच के मंगल की दृष्टि नहीं होती और वक्री शुक्र नहीं होते, तो मैं कहता ये बहुत अच्छा है। अभी भी इसके बहुत अच्छे लाभ हैं जो मैं बताता हूं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए 4 से 12वां, यात्रा करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि वक्री शुक्र तीसरे घर के स्वामी बुध, ये बुध भी वक्री हो जाएंगे कुछ टाइम में, सारे ग्रह नवम को देख रहे हैं। आपके पिताजी की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, पिताजी को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉसेस से बहुत झगड़े हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहता ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। इतने आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे ना, इतने ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, हर चीज ओवर में करना शुरू हो जाएंगे। ओवर कमिटमेंट्स, ओवर कम्युनिकेशन, ओवर ट्राई, ओवर एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, हर चीज ओवर करेंगे। यहां पे ओवर नहीं, यहां पे अंडर करिएगा, क्योंकि यहां पे जहां पे आप अति में गए, जिस एरिया में अति में गए, वहीं पे दिक्कत होगी। मिसकम्युनिकेशन भयंकर रहेगी, कम बोलिएगा। शुक्र है, वक्री है, राहु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में, अब सेपरेटर सूर्य भी आ गए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आई थिंक ये टाइम बहुत, और राहु का प्रभाव है ना, यहां पे आता है डिल्यूजन।
मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि राहु अकेले कोई डिल्यूजन, राहु डिल्यूजन क्रिएट करते हैं, राहु इज नॉट डिल्यूजनल। हाँ नहीं, राहु इज नॉट डिल्यूजन, राहु क्रिएट्स डिल्यूजन। राहु बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो दूसरे ग्रहों को ग्रहित कर कर डिल्यूजन क्रिएट करता। तो तीसरे घर पर राहु का प्रभाव, आपको ये लगेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तीसरा घर थोड़ा सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। 10वां घर, तीसरा घर और लग्न, कुछ ग्रहों का योग होता है जहां पे सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो यहां पे आपको ये लगेगा कि मेरे से तो हर कोई नीचे है क्या ये मेरे सामने, और यहीं पे दिक्कत होती है। तो यहां पे इन सब चीजों से बचिएगा। गले के रोग बहुत तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इस टाइम पे तंग कर सकते हैं। इस समय का अगर उपयोग करना है ना तो क्या करें, बैठ जाइए शांति से, ऑब्जर्व कीजिए। पहला ऑब्जर्व कीजिए कौन आपका है कौन आपका नहीं है। दूसरा, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। अपनी मिस्टेक्स को कवरअप नहीं, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का सबसे अच्छा सुनहरा टाइम होगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है नवा योग, गुरु केतु युति। गुरु अतिचारी होने के कारण लग्न में आ जाएंगे। अब देखिए यहां पे फिर से वही हुआ जो शनि वक्री के टाइम पे हुआ था, कि एक ग्रह वक्री है और एक अतिचारी है। गुरु भी वक्री हो जाएंगे कुछ टाइम में, लेकिन ये लग्न में दो ऐसे ग्रह आ गए जो ऑपोजिट है। लेकिन गुरु केतु की युति ऋण मुक्ति की युति होती है, कि दोनों ही ग्रह ऋण दिखाते हैं अगर जुड़ जाए तो। गुरु नहीं, गुरु का तो खैर वो अलग संबंध में चले जाता है, वो ब्राह्मण ऋण हो सकता है। ऋण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कई प्रकार, तो देव ऋण होते हैं, ब्राह्मण ऋण होते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन गुरु केतु ऋण मुक्ति का भी योग होता है। आपके ऊपर कई प्रकार के जो ऋण है, भौतिक हो या फिर प्रारब्ध के निमित्त जो है, तो ये गुरु केतु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इनिशियली तो आपको ये बोलेगा कि भाई जीवन बहुत दुखी हो गया क्योंकि सब मुझे छोड़ के चले गए, और यहां पे होगा कई लोग आपको छोड़ के जाएंगे। केतु अभी जाने वाले हैं ना, तो केतु पर्दाफाश करते हैं। अब देखिए केतु कब से है आपके लग्न में, मई 2025। अभी हम क्या बात करें, 31 अक्टूबर 2026, बल्कि अभी तो वीडियो तो पहले ही आ जाएगा, लेकिन यहां तक आते आते आप ऑब्जर्व कीजिए बैठकर। आपका सोशल सर्कल कम हुआ होगा, आपके दोस्त कम हुए होंगे, रिश्तेदारों से बातचीत कम हो गई होगी, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगनी शुरू हो गई होगी। बट अगेन केतु अकेले अगर होते हैं लग्न में तो अकेलापन भी आता है, एक बहुत अजीब सा अकेलापन जिसको बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक कैसे करूं इस चीज को। व्यक्ति को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से अकेला हो गया हूं। अब ये गुरु आकर आपको पूर्णता देंगे, किस प्रकार से, अध्यात्म। गुरु केतु वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट योर आध्यात्मिक जर्नी। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि हर व्यक्ति अकेला है, किसी पर डिपेंडेंसी आपकी हो गई ना इमोशनल, यकीन मानिए आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। आज का टाइम ही ऐसा नहीं है, आज हर चीज बहुत ट्रांजैक्शनल हो चुकी है। आप इंस्टाग्राम देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, इस प्रकार का प्यार होना चाहिए। लड़का ये करे लड़की के लिए तो प्यार है, लड़की ये करे लड़के के लिए तो प्यार है, दोस्तों के लिए ये करे तो प्यार है, बेयर मिनिमम है। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कहां है, नेचुरल लाइकेबिलिटी कहां है, वो जो वल्नरेबिलिटी होती है एक दूसरे को, बल्कि अच्छा ही सब जीवन होता है क्या, किसने बोल दिया। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा टाइम नहीं बिता सकते, बोरिंग टाइम नहीं, अ गुड रिलेशनशिप इज अ बोरिंग रिलेशनशिप। जिसने इस बात को समझ लिया उसका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। जो दिखता है ना, मैं तो ज्योतिष हूं, कई लोगों की कुंडलियां देखता हूं, जीवन में भी आसपास कई लोगों की कुंडलियां पता है, उनके जीवन में क्या चल रहा है वो भी पता होता है। उस पर मत जाइए कि वो इंस्टाग्राम में, कई लोगों को जानता हूं, एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे रील डाली लंबी चौड़ी कि ये मेरे जीवन का आधार है, ये है, और 2 दिन बाद डाइवोर्स फाइल कर दिया गया। तो यहां पे एक ऐसा टाइम है जब आप थोड़ा पूर्ण अपने आप को महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो मैंने किया, जो लोगों को छोड़ा वो सही था। दुख तो हो रहा होगा, लेकिन अब उस दुख से निकलने का मौका, लेकिन मौका कैसे मिलेगा, केतु गुरु आध्यात्म गुरु ढूंढिए, कोई मिलते नहीं है लेकिन ढूंढिए, कोशिश करिए, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे लेके जा पाए।
तो इस बदलाव के लिए बहुत अच्छा योग है। एक ऋण से, जो अकेलेपन का ऋण है, उससे निकलने के लिए बहुत अच्छा योग है। इस पे चर्चा अवश्य जब वो टाइम आएगा मैं करूंगा ही। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें भी। 10वां योग है शनि, शुक्र पतित और शनि की दृष्टि। शुक्र गिर जाएंगे पिछली राशि में, वक्री हुए थे हमने बताया, तो पीछे पीछे क्या हमने चर्चा करी, तो पीछे पीछे जाते जाते वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। नीच के भी हैं, वक्री भी हैं, पतित भी हैं, और एक वक्री ग्रह से दृष्टि भी है, जो आपके लिए मारकेश है। आपके लिए, सिंह के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं है। प्रॉब्लम, भयंकर प्रॉब्लम। 10वें घर के स्वामी पतित अवस्था में 8वें घर में बैठे शनि से दृष्टि, सडन जॉब लॉस। सप्तमेश शनि जो वक्र अवस्था में है, नीच के पतित शुक्र से दृष्टि, जो कारक भी है और सप्तम से अष्टम में बैठे हैं। मैरिड लाइफ, सडन प्रॉब्लम। कुछ लोगों की शादी होते होते अटक सकती है। बात चल रही है, सब कुछ हो गया, कई बार होता है ना, अटक जाएगी बात, रुक जाएगी, रिश्ता टूट सकता है। रिलेशनशिप में भयंकर प्रॉब्लम। अष्टम से शनि, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शंस। महिलाओं को यूट्रस, पुरुषों को प्रोस्टेट की इश्यूज अगर है ऑलरेडी, महिलाओं में और भी जो महिला संबंधित, जो प्रजनन तंत्र संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। नेत्र विकार, यहाँ पे वाणी के कारण शत्रुता बढ़ना, धन का नुकसान। ये पीरियड अगेन थोड़ा सा, देखिए बेसिकली शुक्र यहां पर रहेंगे काफी टाइम तक, लेकिन वक्री वो रहेंगे 6 से 16 नवंबर। तो ये पीरियड ज्यादा कष्टकारी है। 6 से 16 नवंबर हर एरिया पे, बिजनेस, धन, वाणी, लव, मैरिड लाइफ, खाना पीना, बहुत अटेंटिव रहिएगा। कुछ लोगों के सडन धन का नुकसान और नौकरी जाने का योग यहां पर बन रहा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 11वां योग, अंगारक योग प्लस गुरु। अब अंगारक योग बनेगा मंगल और केतु से, ये बनेगा 11 नवंबर को, और यहां पे गुरु भी होंगे, तो ये अंगारक प्लस गुरु की युति का योग बन गया। अब देखिए लग्न में योग कारक आए हैं। योग कारक मंगल जो लक्ष्मी भाव के स्वामी है, बृहस्पति के साथ बैठे हैं। बृहस्पति धन के कारक है, लक्ष्मी भाव के स्वामी है दोनों। और केतु की विशेषता, योग कारक की विशेषता, बहुत टाइम से पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसे का कोई काम, पैतृक संपत्ति का काम, या आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते थे, वो कोई पार्टनरशिप हो, कोई और चीज हो, उससे निकलने का मौका मिलेगा। गुरु अष्टमेश है और बृहस्पति मंगल आपके चतुर्थेश है, और केतु मंगल पैतृक संपत्ति का सुलझना और पैतृक संपत्ति में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना, उसका भी योग है। वाहन का मॉडिफिकेशन कराना है, उसका भी योग अच्छा है। और क्योंकि योग कारक लग्न में आए हैं केतु के साथ, तो अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण करना, उसका भी योग है। लेकिन लग्न में जहां एक और अंगारक दोष बन रहा है, वहीं पर बृहस्पति भी है जो अष्टमेश है, तो ये अष्टमेश और अंगारक ये मिलकर थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है। क्या? अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स का आना, शत्रुओं का बढ़ जाना, तंत्र आदि का आपके ऊपर उपयोग होना। मैं हमेशा कहता हूं कि तंत्र आदि बहुत मुश्किल होता है करना। जो कुछ लोग बड़ा बड़ा बहुत तगड़ा सा मेकअप कर कर बैठ जाते हैं ना वशीकरण करने, कि ऐसे कर लो, लौंग से वशीकरण, ऐसे नहीं होता। तंत्र में अभिचार कर्म बताए हैं, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, पात्र बताए गए हैं। बट एट द सेम टाइम तंत्र बहुत विशाल है, उसमें जहां एक और विशिष्ट अभिचार कर्म भी है, वहीं शाबर भी है, वहीं टोटके भी है। टोटके भी तंत्र का ही उपयोग है। तो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति बहुत, अब कोई बोलते मारण क्रिया कर दे, क्या बोलूं मैं, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। कितने आपको सिद्धियां और साधनाएं करनी पड़ती है, तब जाकर आप उस लायक बनते हैं कि आप मारक क्रिया कर पाए। आजकल तो ऑनलाइन बैठ के मारण क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। ये चीजें तो वैसे वस्तुतः बोलनी नहीं चाहिए, जो तंत्र आदि के बात है ना, क्योंकि बहुत बहुत नाइव ऑडियंस होती है। 18-18 साल के बच्चों को मैं जानता हूं जो भैरव जी की उपासना कर रहे हैं बिना दीक्षा लिए। उनकी बुद्धिमत्ता कभी कभी हो सकती है अगर वो कुछ ऐसी दीक्षाएं, ऐसी साधनाएं करने बैठ गए। लेकिन यहां पर हाँ, कुछ टोटकों का उपयोग, कुछ तंत्र का उपयोग हो सकता है आपके विरुद्ध। और अगर ऑलरेडी किया हुआ है
तो यहाँ पे उसका प्रभाव। सबसे खतरनाक चीज है एक्सीडेंट का योग बन रहा है, सर्जरी, एक्सीडेंट्स आदि का योग आपका यहाँ पर बन रहा है, तो बी वेरी केयरफुल इन दैट एरिया। लेकिन कुछ बड़ी समस्या से निकलने का मे बी एट सम कॉस्ट आपको मौका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले 12वें योग की तरफ, केतु शनि नव पंचम योग। केतु का गोचर हो जाएगा 6 दिसंबर को, तो केतु का 12वें घर में आना, अवश्य ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन केतु शनि नव पंचम, अब भाव देखिए आपके लिए। अब देखिए केतु अभी लग्न में 1.5 साल गोचर करके 12वें घर में जा रहे हैं और मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। ऊपरी तौर पर तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पूर्णतः केतु मोक्ष नहीं दिलवा सकते, लेकिन एक ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं ना कि फिर व्यक्ति का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर से कहूंगा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं आता। और जो व्यक्ति ये बोलता है ना कि नहीं मैं वो नहीं करता, मैंने कई लोगों को बोला नहीं मैं धर्म की बातों को नहीं मानता, बस मेडिटेशन करूंगा। कई चीजों का संगम होता है तब जाकर मोक्ष प्राप्त होता है। धाराएं तो सारी वहीं पे लेके जाती हैं, लेकिन कई धाराएं मिलकर सागर बनता है ना, तो मोक्ष वो सागर है जो कई धाराएं मिलाकर आपको वहां तक जाना होता है। आप बोले नहीं मैं तो केवल योग करूंगा, मैं पूजा पाठ में नहीं मानता, यही जो धारणा है ना कि मैं उसमें नहीं मानता है, मुझे लगता है वो गलत है। ये सनातन परंपरा के विरुद्ध है। आज वही हो रहा है, आज हर कोई दूसरे को गलत ठहरा रहा है। किसी भी जगत में देख लीजिए, सनातन में कर लीजिए, ज्योतिष में कर, ज्योतिषों का काम क्या होता है, लोगों को गाइड कर। अब आजकल देखिए हर ज्योतिषी एक दूसरे ज्योतिषी पर टीका टिप्पणी कर रहा है। सही भी है, कुछ लोगों को कॉल आउट करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ने बहुत गंद भी मचा रखा है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी ऐसी वीडियोस में देखता हूं ज्योतिष के मामले में कि शर्मसार हो जाता हूं कि ज्योतिष में क्या चल रहा है आजकल। लेकिन हम लोग सनातन में ही एक दूसरे की विरोध करते हैं। शैव है तो वैष्णवों को कुछ बोलेंगे, वैष्णव है तो शैव को कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, कई धाराएं मिलकर मोक्ष की तरफ जाती है। तो ये वो टाइम है जब आपको ना रियलाइज होगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है, तभी मैं अध्यात्म और मोक्ष के रास्ते पे जाऊंगा। मुझे ये अवश्य दिख रहा है कि सिंह वाले ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। आप में से कई लोग बहुत वैराग्य के बारे में सोच रहे होंगे, बहुत 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 एट अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, और कई लोगों का होगा भी बहुत। अगर आपकी इस समय मतलब लेटर पार्ट ऑफ द ईयर या आने वाले 5-6 महीनों में, 1 साल में केतु शनि 12वें घर 8वें घर के स्वामी की दशा अंतरशा आ रही है ना, इवन लग्नेश की, और अगर आपकी उम्र 40-45 के बाद यानी कि सूर्य की, बहुत भयंकर वैराग्य दिख रहा है, बहुत भयंकर। तो थोड़ा देखिएगा कि आप जीवन में किस परिस्थिति में हैं कि आप वैराग्य की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य अवश्य आएगा, बहुत ज्यादा संभावना है। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है वक्री मंगल वक्री गुरु और मंगल लग्न में या इनका योग। गुरु वक्री हो जाएंगे बेसिकली 13 दिसंबर को। वैसे तो आगे तक वक्री रहेंगे, लेकिन हम 31 दिसंबर तक ही बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अष्टमेश का वक्री होना लग्न में मंगल के साथ, ठीक है आपके योग कारक है, लेकिन मंगल है, अष्टमेश मंगल, और अभी अभी लग्न में केतु, ये थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों को सर्जरी करानी पड़ सकती है साल के अंत में। एक्सीडेंट के योग भी है, लेकिन वक्री ग्रह बहुत बली भी होता है। तो जहां आपके पंचमेश लग्न में वक्र अवस्था में मंगल के साथ बैठे हैं, साल का अंत जाते जाते जीवन में धन कमाने के नए रास्ते खोल कर जाएगा। हो सकता है आप में से कई लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ अलग से इनकम कमाने के सोर्सेस उनके खुल जाए, लेकिन सेहत के लिए, शारीरिक सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी योग हो सकता है। तो ये थी 13 ग्रहों की सारिणी, मेरे हिसाब से क्या क्या प्रभाव सिंह पर आ सकता है। औचित्य मेरा यही था कि जो लोग राशिफल ग्रहों के गोचर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अवगत कराया जाए कि कौन से 13 विशेष योग बन रहे हैं, और उसके अनुसार जीवन थोड़ा सा अपने वो लोग ढालें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।